आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 25 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए जख्मी। अपोजिशन ने बदनज़मी को ठहराया जिम्मेदार। वक्फ तरमीमी बिल को जेपीसी की मंजूरी के बाद सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ फिर आमने सामने। अपोजिशन के अरकान ने कहा उनकी सिफारिशात को रिपोर्ट में नहीं किया गया शामिल। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर, जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का किया वादा। AIMIM के असेंबली उम्मीदवार ताहिर हुसैन के बाद शिफाउर रहमान को भी मिली कस्टडी पैरोल। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला, घर पर भी रह सकते हैं शिफा। GSLV F-15 ने कामयाबी के साथ भरी उड़ान। इसरो के 100वें मिशन को NVS-02 सैटेलाइट के साथ किया गया लॉन्च। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी कुंभ मेले में बुध की रात तकरीबन 1:30 बजे एक घाट पर भगदड़ मच गई, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अंदेशा है। हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने हादसे पर दुख का इजहार किया है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। साध्वी निरंजन ज्योति ने महाकुंभ में भगदड़ के लिए बदनज़मी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। NCP SCP की MP सुप्रिया सुले ने कुंभ में मची भगदड़ को अफसोसनाक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को साध्वी निरंजन ज्योति के बयान पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे,
कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान करें। Very sad what has happened, and as a matter of fact on television I saw Niranjan Jyoti ji's statement. She is on the ground, she's right there, and she has made a statement there's a lot of mismanagement. So if Niranjan Jyoti ji confirms that there is mismanagement, obviously there is something serious, and I urge the UP government to take corrective action. And Niranjan Jyoti ji has asked for the army to come in to help. So I hope that the UP government looks into this very seriously. On Waqf Amendment Bill, Asaduddin Owaisi is saying that I will oppose this in the parliament. No, we are waiting for the report to come. We have no access to the report because the committee hasn't tabled it. So when I go to Delhi, I will be of course meeting all our colleagues there, and we will see how to take it forward. Now, if we talk about the Delhi election, Rahul Gandhi again targeting Arvind Kejriwal. Do you think that any impact will come on India alliance? No, not at all, not at all. Because even the NCP, Ajit Pawar and BJP are fighting separately. Does that mean it's going to affect the Maharashtra government? They are fighting separately. वहां पर इसके पहले भी अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ हुए हैं। हमेशा एक व्यवस्था रही है और हमेशा से वहां पर चाहे वो जो भी शाही स्नान रहे हों, चाहे मौनी अमावस्या का स्नान हो, बसंत का स्नान हो, चाहे वो मकर संक्रांति का स्नान हो, चाहे वो महाशिवरात्रि का स्नान हो, सबकी एक अच्छी व्यवस्था होती रही है। इस बार इस सरकार ने केवल मार्केटिंग किया, इवेंट किया और इतने प्रचार प्रसार किए हैं पूरे देश के अंदर विदेशों में, बड़ी बड़ी बातें की। भीड़ जुटाने के लिए तो भीड़ आपने जुटा दिया, पर उसकी व्यवस्था आप नहीं कर पाए। महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि अमृत स्नान बदस्तूर जारी रहेगा। पुलिस और इंतजामिया सभी अखाड़ों को उनके रिवायती सिलसिले में जाने में मदद करेगी। अच्छा, आप देख रहे हैं बाहर व्यवस्थाएं हैं। जी जी। तो हम लोगों की व्यवस्था पूरी है, अमृत स्नान अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये क्या आप लोगों के क्रम वाइज है, वैसे निकाला जाएगा? क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा। उसी बार। और जो जनता है क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा? नहीं, अब देखिए वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं। जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा? क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। हाँ। संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज हुई जो अभी तक आप बिल्कुल लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में जो आज की जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है वक्फ तरमीमी बिल पर गौर कर रही मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुसव्वदा रिपोर्ट और तरमीमी बिल को बुध को भी मीटिंग में मंजूर कर लिया गया। वक्फ कमेटी की सिफारिशों और वक्फ तरमीमी बिल को जेपीसी में मंजूरी के बाद सरकार और अपोजिशन में फिर ठन गई है। कई अपोजिशन अरकान कमेटी की सिफारिशों से अदम इत्तेफाक का नोट देने की तैयारी कर रहे हैं। जेपीसी की आखिरी मीटिंग में भी अरकान के बीच रस्साकशी देखने को मिली, जहां एक तरफ सरकार ने इसे कामयाबी बताया है, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन ने कहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई और उनके एतराज़ात और सिफारिशात को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से
इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाय क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। और मुझे मालूम है कि जो आज हमारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे क्लॉज बाय क्लॉज में, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसको कि आज विपक्ष भी जिस पर विरोध कर रहा था, शायद वो इश्यूज भी एड्रेस हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिल आने वाले दिनों में जो एक मंशा है कि सरकार की वाकिफ की मंशा को आपने देखा होगा, पहली बार जोड़ा गया कि किसी वाकिफ के वक्त में उसका फायदा पसमानदा को, गरीब को, विमेन को, बच्चों को, आर्फन को मिले। वाकिफ प्रिंटेड मतलब ये पहली बार हमने इस सेक्शन को जोड़ा है, तो जिसको कि हमारे अडॉप्ट किया गया है। अब आज अडॉप्ट होने के बाद कल हम इसको स्पीकर साहब को इस रिपोर्ट को हम प्रस्तुत करेंगे। तो सर इसमें मूल बिल में कितने संशोधन हुए हैं और किस तरह से ये संशोधित प्रारूप पेश किया जा रहा है? जो हमारे बिल हमारे सामने आए थे उसमें 44 क्लॉजेज या 44 संशोधन थे, जिसमें हमने 14 क्लॉजेज में हमने हमारी सदस्यों के द्वारा अमेंडमेंट्स आए थे और जिसको बाई मेजॉरिटी उस पर हमने वोटिंग कराई क्लॉज बाई क्लॉज और 14 क्लॉजेज में हमारे अमेंडमेंट भी। AIMIM के पार्लिमानी रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक रात में 655 सफ़हात की रिपोर्ट पढ़ना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन तरामीम पर इतराज़ किया है जो वक्फ बोर्ड के हक़ में नहीं है। वो पार्लियामेंट में भी इस बिल की मुखालफत करेंगे। हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दे। फिर भी हमने कोशिश की, हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इस अमेंडमेंट के खिलाफ जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे। और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें वक्फ बाय यूज़र को निकाल देना और फिर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करना, इवैक्यू की प्रोविजन को हटा देना, ओवरराइडिंग लॉ को हटा देना, कलेक्टर को इख्तियार देना कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का तय करे, ये सब वक्फ के मुफाद में नहीं है, वक्फ के फेवर में नहीं है। इससे हम शुरू से मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर इस तरह का बिल लाया है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो जरूरत नहीं है इस देश को। मगर हमने पूरी कोशिश की इस कमेटी में रहकर अपने दलील से कानून का इस्तेमाल करके अब पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया जाएगा हम वहां पर भी इसकी मुखालिफत करेंगे और जरूरत पड़ी अगर हमारे बड़े बोलेंगे तो हम आवाम में भी जाकर इसका एहतजाज करेंगे। सर मतलब अगला स्टेप पार्लियामेंट में बिल आने के बाद क्या होगा सर अगले स्टेप? पार्लियामेंट में जब ये बिल आया जाएगा तो उस वक्त पार्लियामेंट में डिबेट होगी। हम तो शुरू से इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं, हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स, सिख गुरुद्वारा बोर्ड्स, क्रिश्चियंस के वेरियस डिनोमिनेशन के बोर्ड्स में उन्हीं के मजहब के लोग मेंबर रह सकते हैं, तो कैसे आप एक मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर बनाएंगे? जो उनको पावर्स हैं बाय यूसेज के, वो कैसे आप वक्फ बोर्ड को नहीं देंगे? तो ऑन पैरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये सब देश के सामने रखेंगे। कांग्रेस के एमपी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि सरकार ने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाई है। मीटिंगों में कई बातों से अदम इत्तेफाक किया गया था और कई सिफारिशात भी पेश की गई थी जिन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। जिस तरह से जेपीसी की मीटिंग में
लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाए गए, संविधान को बरकरार रखा गया, किया गया। और जिस तरह से जेपीसी के चेयरमैन आज की जो मीटिंग, आज की जो प्रोसीडिंग चला रहे थे, इससे एकदम साफ था कि सरकार को संविधान से कुछ लेना देना नहीं है, जेपीसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी मनमानी चलाना है। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे 2024 के चुनाव के आसपास कि ये सरकार को अगर 400 से ज्यादा सीटें मिले तो ये संविधान बदलने का काम करेगी। ये संविधान बदलने का इनको मौका तो मिला नहीं, इनको देश की जनता इनको सबक सिखाई है, लेकिन उसके बावजूद ये बिट्स एंड पीसेस में संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से अक़लियतों के हकूक को दबाया गया, जिस तरह से अक़लियतों को खत्म करने की एक साजिश आज की मीटिंग में की गई, उससे एकदम साफ जाहिर है कि ये सरकार किसी भी तरह से इस देश में दो तरह के लॉ लाना चाहती है। उसमें एक उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में है, एक लॉ उनके लिए जो अक़लियतों में जो मेजॉरिटी में है, ये उनके लिए जो माइनॉरिटी में है। इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा था जिस तरह से प्रोसीजर्स को बाईपास कर रहे थे। हम बार बार कह रहे थे कि 7-8 जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर्स के, जो फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट में, उसको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए। डीएमके के पार्लिमानी रुकन ए राजा ने कहा कि मसौदा रिपोर्ट को बहुत जल्दबाजी में मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन ये कैसे सोच सकते हैं कि रातों रात हम अदम इत्तेफाक का नोट जमा कर दें। As usual, in hurried manner, the draft report has been adopted in the ratio of 16:11. Last night by 9:50, we received the draft report. How chairman expected that within overnight we can give the decision note. In spite of that, we worked something and we submitted our decision note. Some of the people yet to submit the decision note. I think that we know that government will not hear our decision note. All these documents were properly, legibly and diligently filed by us, not for this JPC, it is meant for Supreme Court. वक्फ तरमीम बिल 2024 का जायजा लेने वाली जेपीसी की मीटिंग पर आम आदमी पार्टी के पार्लिमानी रुकन संजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने जेपीसी सदर के सामने अपनी जो राय रखी है उस पर मीडिया में बात नहीं की जा सकती। नहीं, हमने अपना जो मत था वो जेपीसी चेयरमैन को दे दिया और ये रिपोर्ट का हिस्सा है, इसके बारे में कोई मीडिया में बातचीत नहीं हो सकती। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी ने कहा कि मुतासिन के बयान पर गौर नहीं किया गया और मीटिंगों में जो तबादला ख्याल हुआ उस पर तवज्जो नहीं दी गई। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने अदाकार सैफ अली पर हमले के मामले में मुलजिम को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया है। मुलजिम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के वकील संदीप शेर खाने ने बताया कि जांच के लिए पुलिस हिरासत में देने की कोई वजह नहीं थी। Judicial custody has been given on the ground that there is no ground has been shown for the police custody. There has no ground for the investigation for related to the accused. For the accused presence and custody is required. Therefore, judicial custody has been granted. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक रैली में कहा कि दिल्ली में बनने वाली बीजेपी की सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। सरकार बनने के बाद आवाम से किए गए सभी वादे वक्त के अंदर पूरे किए जाएंगे। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव-गांव, गली-गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा।
आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया। उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। हमारे देश में परंपरा है, किसी भी सरकार कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितने ही बदनाम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कार्यकाल में कोई अच्छी चीज शुरू हुई हो तो हर सरकार उसको आगे चलाती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बवाना में एक रैली में कहा कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म मोदी झूठे बयान देते हैं, अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा केजरीवाल आए थे तो बड़े लंबे लंबे बयान देते थे, लेकिन उसके बाद उनकी पार्टी और उनके लीडरों ने दिल्ली में करोड़ों रुपए का सबसे बड़ा शराब घोटाला किया। पहले केजरीवाल जी आए थे, लंबे लंबे भाषण किए थे, छोटी गाड़ी में घूमते थे, मफलर लिए घूमते थे, बिजली के खंभों पे चढ़ जाते थे। याद है आपको? याद है? देखा होगा आपने, बिजली के खंभे पे चढ़ गए थे। कहा था मैं साफ राजनीति लाऊंगा। उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम, शराब का स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम, उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने किया है। भ्रष्ट सरकार चलाई है। और मोदी जी जो करते हैं, झूठे बयान देते हैं, हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं, वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि सब जानते हैं कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को कैसे जीता। वो अगर महाराष्ट्र का ही फार्मूला दिल्ली में अपनाएंगे तब बीजेपी को इंतखाबी प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? वो स्टार प्रचारक जरूर है, महाराष्ट्र जीत लिया है। कैसे जीता है महाराष्ट्र, ये भी आप सबको मालूम है। अगर महाराष्ट्र का ही जीतने का फार्मूला ये दिल्ली में लगाएंगे तो किसी को भाजपा को प्रचार की जरूरत नहीं है। जिस फार्मूला से महाराष्ट्र में जीत गए हैं, चाहे ईवीएम हो, चाहे पैसे की ताकत हो, चाहे घोटाला हो, अगर ये करना है तो दिल्ली में क्यों प्रचार करोगे? ऐसे आप जीत जाओगे। सभाएं लेकर आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली एक छोटा राज्य है, केंद्र शासित है। केंद्र शासित राज्य के अधिकार तो केंद्र के पास है, वही चलाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर फिर, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है ये लोग केजरीवाल जी को जिता देंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद से AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन के बाद ओखला से पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान को भी कस्टडी पैरोल मिल गई है। कोर्ट ने शिफा को इंतखाबी मुहिम के लिए 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दिया है। अदालत ने कहा कि इस दौरान शिफा और रहमान अपने घर पर भी रह सकते हैं। शिफा को भी दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान गारंटी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था और अब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल सभी पार्टियां कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आवाम तक ये पैगाम जाए कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये गारंटी शब्द जो है, आज सभी पार्टी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं
पहली बार कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव के समय गारंटी, ऐसे तो हम वादे करते हैं घोषणा पत्र में, हर एक पार्टी हर एक चुनाव के लिए घोषणा पत्र निकालती है, उसमें ढेर सारे वादे होते हैं, पर पहली बार हमने गारंटी शब्द इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय 2023 मई, क्योंकि हम चाहते थे कि जनता को ये संदेशा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करेगी। ये गारंटी न केवल पार्टी की है पर ये जनता का अधिकार भी बनता है। तो इसीलिए हमने गारंटी सोचा। आपको याद होगा पहली बार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पहली बार किसी सरकारी कार्यक्रम को, कानून को गारंटी के रूप में हम लाए थे। पार्लियामेंट में पारित हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये गारंटी का माने ये है कि ये अधिकार बनता है जनता का, और अगर वो जो वादे किए गए हैं वो पूरा नहीं होता तो वो न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि ये कानूनी अधिकार है, न केवल शासनिक अधिकार नहीं है पर ये कानूनी अधिकार है। GSLV F-15 ने कामयाबी के साथ उड़ान भरी है। इसरो के 100वें मिशन GSLV F-15 को NVS-2 सैटेलाइट के साथ लॉन्च करने पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये कामयाबी हर हिंदुस्तान को फख्र का एहसास कराती है। That makes each one of us, every Indian, prouder. We are also proud of the scientific acumen, the capabilities, the capacities of our scientists, our space experts, and at the same time also thankful to the enabling milieu, to the patronage provided by the political leadership headed by Prime Minister Modi. And while we celebrate the 100th launch from Sriharikota, it's important to share with the audience how this has been made possible and how this has happened in rapid strides in the last few years. Our statistics bear out, figures bear out, evidence bears out that there has been a quantum leap since 2014 after Prime Minister Modi came in. And this quantum leap has been both in the terms of the development of the infrastructure and also in the terms of the investment. कुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 25 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए जख्मी। अपोजिशन ने बदनज़मी को ठहराया जिम्मेदार। वक्फ तरमीमी बिल को जेपीसी की मंजूरी के बाद सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ फिर आमने सामने। अपोजिशन के अरकान ने कहा उनकी सिफारिशात को रिपोर्ट में नहीं किया गया शामिल। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर, जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का किया वादा। AIMIM के असेंबली उम्मीदवार ताहिर हुसैन के बाद शिफाउर रहमान को भी मिली कस्टडी पैरोल। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला, घर पर भी रह सकते हैं शिफा। GSLV F-15 ने कामयाबी के साथ भरी उड़ान। इसरो के 100वें मिशन को NVS-2 सैटेलाइट के साथ किया गया लॉन्च। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब। सारा प्रोग्राम